करण रिद्धिमा के पास आकर बोला, सगाई के अगले दिन मुझे और मधु को लेकर मीडिया में जो भी न्यूज आई थी, उस वक्त तो तुम्हें मुझ पर बड़ा भरोसा था। जबकि मैंने सबके सामने टीवी पर मधु को अपनी पत्नी कहा था, तब तो तुम्हारा मुझ पर से भरोसा नहीं उठा। तो फिर शादी की रात इन वीडियो में तुम्हें ऐसा क्या नजर आ गया जो तुम्हारा भरोसा पल में ही मुझ पर से उठ गया? करण के इतना पूछते ही रिद्धिमा इधर उधर देखने लगी। करण फिर से बोला, और अगर भरोसा उठ ही गया था तो एक बार आकर मुझसे बात कर लेती। बिना शादी के मंडप से भागे भी तुम्हारी परेशानी सॉल्व हो सकती थी। मैं तो वैसे भी तुमसे शादी सिर्फ अपने परिवार की खुशी के लिए कर रहा था। तुम तो अच्छे से जानती थी ना कि अगर तुम एक बार भी आकर मुझसे बात कर लेती और कह देती कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो, तो तुम्हें सबकी नजरों से नहीं गिरना पड़ता। मैं खुद इस शादी से इनकार कर देता, पर तुमने ऐसा नहीं किया, बल्कि तुम बिना किसी को बताए वहां से भाग गई। जानती हो ना क्यों? करण के इतना पूछते ही रिद्धिमा उसे हैरानी से देखने लगी। करण ने उसे गुस्से में घूरते हुए पूछा, और अगर तुम भाग ही चुकी थी तो फिर यहाँ लौटकर क्यों आई? रिद्धिमा गुस्से में भड़की, हाँ भाग गई थी मैं, पर उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया था कि मैं क्या करूं। मुझे जो सही लगा मैंने किया। करण के चेहरे पर तीखी सी मुस्कुराहट आ गई। झूठ के पैर ज्यादा लंबे नहीं होते रिद्धिमा, बहुत आसानी से पकड़े हो जाते हैं, इसलिए प्लीज अब झूठ बोलना बंद करो और सबको सच बताओ सबको कि शादी के मंडप से भागने की प्लानिंग तो तुम बहुत पहले ही कर चुकी थी। बस तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारा साथ दे दिया और शादी की रात तुम्हें ये वीडियो मिल गए। ये सुनकर रिद्धिमा के जैसे होश ही उड़ गए। मधु भी हैरानी से करण को देखने लगी। बाकी सब भी आंखें फाड़े उसे देख रहे थे, पर तभी ममता उस पर भड़की, वाह करण, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी। पहले तो तुमने सबके सामने अपनी पत्नी को अपनाकर मेरी बेटी से उसका हक छीन लिया, और अब अपनी पत्नी के किए का ठीकरा मेरी बेटी के सिर पर फोड़ रहे हो। करण मुस्कुराते हुए बोला, नहीं आंटी, यहाँ फिर आप गलत हो। आपकी बेटी ने अपने किए का जो ठीकरा मेरी पत्नी के सिर पर फोड़ना चाहा है, उसे उठाकर मैं आपकी बेटी के सिर पर ही रख रहा हूँ। मुझे यहाँ रहकर अपने और अपने परिवार की बेइज्जती करवाने का कोई शौक नहीं है करण, चलिए मोम। इतना कहकर रिद्धिमा वहां से जाने लगी, पर तभी करण उसका हाथ पकड़कर बोला, नहीं रिद्धिमा, आज तुम और तुम्हारी मोम ऐसे नहीं जा सकती, क्योंकि तुमने और तुम्हारी मोम ने अपने इस घटिया खेल में मधु को मोहरा बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसलिए अब जब तक मैं सच सबके सामने नहीं ले आता, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तभी वनराज ने करण के पास आकर पूछा, करण बात क्या है बेटा? बड़े पापा, वही तो मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। वनराज के साथ साथ सब लोग फिर से करण को देखने लगे, तो करण रिद्धिमा की ओर देखकर बोला, बड़े पापा भागने की प्लानिंग तो ये पहले ही कर चुकी थी, पर आरव और एनी की बेवकूफ़ी की वजह से इसे भागने का एक वैलिड रीजन मिल गया, और इसने अपने वापस लौटने का रास्ता बनाने और खुद को बचाने के लिए सारा ब्लेम मधु पर डालने का फैसला कर लिया। ये सुनकर रिद्धिमा कुछ कहने के लिए आगे आई, पर तभी करण फिर से बोला, आप सबने जो वीडियो देखे हैं वो झूठे नहीं है, पर ये दोनों ही वीडियो आरव ने हमसे छिपकर शूट किए थे, जिसके बारे में मधु को तो कुछ पता ही नहीं था। आरव और एनी को ये वीडियो देखकर लगा कि मैं मधु से प्यार करता हूँ, इसलिए उन्होंने मेरी और रिद्धिमा की शादी रोकने के लिए अपने दोस्त के सिम कार्ड से ये वीडियो रिद्धिमा को भेजे थे। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। करण मधु के पास आया, तुम्हें याद होगा मधु, शादी की रात रिद्धिमा ने तुम्हारे फोन से मुझे कॉल किया था। करण के पूछते ही मधु को याद आया कि रिद्धिमा ने उससे उसका फोन ये कहकर लिया था कि उसे करण से बात करनी है। तभी करण फिर से बोला, ये वीडियो उस कॉल के ठीक पहले रिद्धिमा के फोन पर सेंड हुए थे। मधु सोच में पड़ गई। बाकी सब हैरानी से रिद्धिमा को देखने लगे, तो करण सबकी ओर देखकर बोला, रिद्धिमा ने बहाने से मधु का फोन लिया और फिर अपने फोन से एनी के भेजे वीडियो मधु के फोन पर सेंड किए, और फिर उसके फोन से वापस अपने फोन पर, ताकि ये अपने मंडप छोड़कर जाने का इल्जाम मधु पर लगा सके और अपने वापस लौटने का रास्ता भी बना सके। पर कमाल की बात तो ये है कि मधु को इस बारे में कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि मधु को फोन वापस देने से पहले इसने उसके फोन से सब कुछ डिलीट कर दिया था। झूठ है ये सब, एकदम झूठ, रिद्धिमा चीखते हुए बोली। प्रूफ है मेरे पास। तभी करण उसे घूरते हुए बोला। रिद्धिमा उसे हैरानी से देखने लगी। ये सारा ड्रामा देखकर चेतन गुस्से में बोले, करण ये क्या बकवास है, रिद्धिमा ऐसा क्यों करेगी? ये तुमसे शादी करने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी, प्यार करती है रिद्धिमा तुमसे। करण मुस्कुराते हुए बोला, प्यार?
प्यार शब्द की तो मायने भी नहीं जानती है अंकल ये। और इसने ऐसा क्यों किया, ये तो मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ। इसके भागने की असली वजह आखिर है क्या? तभी रिद्धिमा गुस्से में बोली, वजह वही है जो मैंने सबको बताई है। आदि। तभी करण ने आदि को आवाज लगाई। आदि तुरंत उसके पास आया और उसने करण को एक लिफाफा दिया। करण वही लिफाफा चेतन को देते हुए बोला, ये लीजिए अंकल, मेरी सच्चाई का सबूत। चेतन ने उसकी ओर देखते हुए लिफाफा लिया और उसे खोला। बलदेव भी उसके पास आ गए, पर लिफाफा देखते ही चेतन हैरानी से रिद्धिमा को देखने लगे। तभी शोभा ने पूछा, करण क्या है इसमें? दादी, ये रिद्धिमा की फ्लाइट के टिकट्स है, करण ने जवाब दिया। सब फिर से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, पर रिद्धिमा घबराकर इधर उधर देखने लगी। तो करण उसे घूरते हुए बोला, अंकल ये टिकट्स देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं सच कह रहा हूँ। अगर रिद्धिमा शादी की रात मधु के भेजे वीडियो की वजह से भागी थी, तो फिर रिद्धिमा ने शादी के 2 दिन पहले शादी की रात 11 बजे की मुंबई जाने वाली फ्लाइट में टिकट क्यों बुक किया था? करण के सवाल सुनकर सबके जैसे होश उड़ गए। ममता भी ये सुनकर हैरान थी। वो तुरंत आगे आई और उसने चेतन के हाथों से टिकट की कॉपी ली और उसे देखने लगी। करण रिद्धिमा की ओर देखकर बोला, इस टिकट पर लिखी डेट, टाइम और पैसेंजर का नाम तो आपको नजर आ ही गया होगा। तो पूछिए रिद्धिमा से कि अगर इसके मंडप छोड़कर जाने की वजह मधु थी, तो इसने पहले से टिकट बुक क्यों किया था? और सिर्फ बुक ही नहीं किया था, बल्कि ये उसी फ्लाइट से मुंबई गई भी थी। इतना कहकर करण शांति के पास आया। बड़ी मोम, आपको ये लगता है ना कि ये सब मधु ने किया है? तो क्या आप ये जानना नहीं चाहेगी कि शादी की रात पैलेस से भागने में रिद्धिमा की मदद किसने की? किसने इसे पैलेस से निकाला और इसे एयरपोर्ट पहुंचाया? शांति की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो सबसे अपनी घबराहट छिपाने की कोशिश करने लगी। तभी करण ने शांति की ओर देखते हुए आदि की ओर अपना हाथ बढ़ाया। आदि ने करण को अपना फोन दिया। करण ने उसमें से सीसीटीवी फुटेज निकालकर उन्हें दिखाई, जिसमें रिद्धिमा भागती हुई ऋषभ की गाड़ी के पास आई। उसने ऋषभ को हक किया और उसकी गाड़ी में बैठकर पैलेस से बाहर चली गई। फुटेज देखते ही शांति ने परेशान होकर करण की ओर देखा। तभी वनराज ने उसके हाथों से फोन छीना और फुटेज देखी। फुटेज देखते ही वनराज भी हैरान रह गए और उन्होंने करण की ओर देखा। करण ने उनके हाथों से फोन लिया और शोभा को देते हुए बोला, दादी ये उस रात की हकीकत है। उस रात जो हुआ वो रिद्धिमा और ऋषभ ने मिलकर किसी साजिश के तहत किया है। पर रिद्धिमा के ऐसा करने की असली वजह तो वो ही आप सबको बताएगी। पर ऋषभ ने जो किया वो शायद मुझे तोड़ने के लिए किया। वो ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि नंदिनी मुझे मंडप में छोड़कर गई थी और अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं टूट जाऊंगा और उसके लिए खुराना कंस्ट्रक्शन के एमडी की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाएगा। पर शायद इनका पूरा प्लान चौपट हो गया, क्योंकि रिद्धिमा के जाने के बाद आप सबकी रजामंदी से मेरी और मधु की शादी हो गई है ना रिद्धिमा? रिद्धिमा कुछ नहीं बोल पाई। मधु को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। पर तभी करण फिर से बोला, और जब इनका प्लान फेल हुआ तो ऋषभ ने याददाश्त जाने का ड्रामा शुरू कर दिया और रिद्धिमा उन वीडियो को हथियार बनाकर यहाँ चली आई, ताकि खुद को बेकसूर और मधु को गुनाहगार साबित करके उसे मेरी जिंदगी से बाहर निकाल सके, है ना रिद्धिमा? रिद्धिमा कुछ कहती उसके पहले ही ममता बोल पड़ी, पहले रिद्धिमा और अब ऋषभ। वाओ, क्या बात है करण, इस 2 टके की लड़की के लिए तुम मेरी बेटी और अपने ही भाई पर इल्जाम लगा रहे हो। ममता के ये शब्द सुनकर करण गुस्से में चीखा, अब अगर आपने मेरी पत्नी के लिए ये शब्द दोबारा इस्तेमाल किए तो मुझसे बुरा आपके लिए और कोई नहीं होगा, समझिए आप। अच्छा होगा अगर आप मधु को इन सब से दूर रखे और जाकर अपनी बेटी से पूछे कि उसने मेरे परिवार की इज्जत के साथ ये खेल क्यों खेला। पर ममता उसे गुस्से में घूरने लगी, लेकिन शोभा उठकर रिद्धिमा के पास आई और उन्होंने उससे पूछा, हम करण की मर्जी के खिलाफ आपको इस घर की बहू बनाने जा रहे थे बेटा, और आप हमारे परिवार की इज्जत का तमाशा बनाने के लिए हमारी पीठ पीछे ये सब कर रही थी। क्यों किया आपने ऐसा रिद्धिमा? क्योंकि मैं करण से नहीं ऋषभ से प्यार करती हूँ। तभी रिद्धिमा गुस्से में चीखते हुए बोली। उसके इतना कहते ही ममता और चेतन के साथ साथ सब लोग हैरान रह गए। तभी ममता ने आकर रिद्धिमा की बांह पकड़ी और गुस्से में पूछा, ये क्या बकवास है रिद्धिमा? वही कह रही हूँ मॉम जो सच है। सुना आपने, यही सच है कि मैं ऋषभ से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। रिद्धिमा गुस्से में ममता का हाथ झटक कर बोली। ममता परेशान होकर सोच में पड़ गई। चेतन को भी ये सुनकर गहरा धक्का लगा।
रिद्धिमा ने उनकी ओर देखा और गुस्से में चेतन से बोली, हाँ डैड, मैं ऋषभ से प्यार करती हूँ, पर आप तो मेरी और उसकी शादी कभी नहीं होने देते, क्योंकि आपको ऋषभ में बहुत सारी खामियां और करण में ढेर सारी अच्छाई जो नजर आती है। बलदेव अंकल को दिए वचन की खातिर आपने बिना मेरी मर्जी जाने मेरी शादी करण से तय कर दी, जबकि करण तो मुझसे प्यार ही नहीं करता था। पर तुमने हमें ये बात बताई क्यों नहीं? ममता ने उससे पूछा। रिद्धिमा ने गुस्से में जवाब दिया, अगर बता देती तो क्या आप दोनों मेरी शादी ऋषभ से करने के लिए मान जाते? दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया और एक दूसरे का मुंह तकने लगे। पर रिद्धिमा फिर से बोली, नहीं मानते है ना? चेतन कोई जवाब नहीं दे सके। पर रिद्धिमा गुस्से में करण के पास आकर बोली, और तुम यही सोच रहे होंगे ना कि मैं अगर तुम्हें ये बात बता देती तो तुम खुद ही इस शादी से इनकार कर देते। पर उससे वही होता जो हमेशा होता है, तुम सबकी नजरों में महान बन जाते, है ना? करण ने उसे घूरा तो रिद्धिमा फिर से बोली, वैसे ढेर सारे सवाल उठ रहे होंगे तुम्हारे मन में कि अगर मुझे तुमसे शादी नहीं करनी थी तो ये सब करने की जरूरत क्या थी? जरूरत थी करण, क्योंकि मैं तुम्हें टूटते हुए देखना चाहती थी। ठीक वैसे ही जैसे तुमने ऋषभ को तोड़ा था खुराना कंस्ट्रक्शन का एमडी बनकर। बचपन से आज तक तुमने ऋषभ को जिंदगी के हर मोड़ पर नीचा दिखाया है। वो तुमसे कई गुना ज्यादा खुराना कंस्ट्रक्शन का एमडी बनने का हकदार था और यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना भी था, पर तुमने उससे उसका ये सपना छीन लिया। तुमने शिमला का उसका होटल भी खरीद लिया। हर वो चीज जो उसे पसंद होती है तुम वो उससे छीन लेते हो। यहाँ तक कि तुमने उसके डैड को भी अपनी तरफ इस हद तक किया हुआ है कि उन्हें अपना खुद का बेटा तो कहीं नजर ही नहीं आता और उन्हें भी बाकी घर वालों की तरह सिर्फ तुम ही नजर आते हो। इसलिए तुम्हें बर्बाद होते देखना अब मेरी जिंदगी का भी सबसे बड़ा सपना बन गया है। इसलिए मैंने और ऋषभ ने तुम्हें तोड़ने के लिए ये प्लान बनाया था, पर अफसोस इस लड़की ने बीच में आकर सारा खेल बिगाड़ दिया। पता नहीं कहां से तुम्हारी जिंदगी में आ गई और तुम इसके दीवाने हो गए। पर यू नो व्हाट करण, तुम इस चौल की गंदगी को ही डिजर्व करते हो, यही तुम्हारे लिए सही है। तभी शोभा ने आगे आकर उसके गाल पर बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया और बोली, खबरदार रिद्धिमा, जो अपनी गंदी जुबान से आपने हमारी बहू के लिए एक भी गलत शब्द निकाला तो निकल जाइए हमारे घर से और फिर कभी हमें अपनी शक्ल मत दिखाएगा। अच्छा ही हुआ जो आपसे हमारे करण की शादी नहीं हुई, वरना तो आप अपने स्वार्थ के लिए हमारे परिवार के टुकड़े ही कर देती। आपको मेरी बेटी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था मान जी, नहीं उठाना चाहिए था। तभी ममता गुस्से में बोली। उसकी बदतमीजी पर पूजा ने उसकी बांह पकड़ी और बोली, हिम्मत कैसे हुई आपकी माँ से इस तरह से बात करने की? हम सिर्फ हमारे परिवारों की सालों पुरानी दोस्ती का लिहाज कर रहे हैं, इसलिए आप यहाँ खड़ी है, वरना आपको और आपकी बेटी को धक्के मारकर यहाँ से बाहर फेंकना अच्छे से आता है हमें। एक मिनट पूजा, हमें बात करने दीजिए रिद्धिमा से। बेटा, शोभा ने पूजा का हाथ पकड़ा और उसे पीछे करके रिद्धिमा से बोली, ये सब आपने ऋषभ के लिए किया है ना रिद्धिमा? तो आज हम सबके सामने कहते हैं कि अगर आप जो कह रही है वो सच है और जो हुआ उसमें ऋषभ का हाथ था, तो हम ऋषभ को इस घर से बाहर निकाल देंगे और अगर ऋषभ ने आपसे शादी की तो हम उनसे सारे रिश्ते भी तोड़ देंगे। ये सब सुनकर रिद्धिमा फिर से बोली, जानती थी मैं कि आप करण के लिए ऋषभ के साथ यही करेगी। वैसे भी इस करण की बातों में आकर आप सबको तो यही लग रहा होगा ना कि ऋषभ याददाश्त जाने का नाटक कर रहा है, पर यह सच है कि उसकी याददाश्त सच में चली गई है और वो मेरे और उसके रिश्ते को भी भूल गया है। इसलिए आज मैं इस घर में आई थी ताकि उससे मिल सकूं और उसके लिए तुमने मधु को इस घर से बाहर निकालने की कोशिश की और अपनी मोम के साथ मिलकर मीडिया को मेरे घर तक ले आई, है ना? करण ने गुस्से में पूछा। रिद्धिमा ने कोई जवाब नहीं दिया। करण चेतन के पास आया। अंकल सगाई के अगले दिन और आज जो भी न्यूज़ मीडिया तक पहुंची है वो सब ममता आंटी ने मीडिया तक पहुंचाई है और इस बात का प्रूफ आपको उनके फोन में मिल जाएगा। अगर मैं चाहता तो ये सारी बातें मीडिया के सामने भी बता सकता था, वो भी सबूत के साथ, पर ऐसा करने से आपकी बहुत बदनामी होती, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। इसलिए मैंने उनके सामने सच नहीं बताया। मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसने आपकी कोई गलती नहीं है, इसलिए मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। पर ममता आंटी और रिद्धिमा ने मेरे परिवार को बदनाम करने के लिए जो भी साजिशें रची है उसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता। उसकी बातें सुनकर चेतन ने करण के सामने हाथ जोड़कर अपनी नजरें झुका ली। करण ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए। प्लीज अंकल, ऐसा करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए।
मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसमें आपका और गायत्री दादी का कोई हाथ नहीं है, इसलिए प्लीज ये सब मत कीजिए प्लीज। चेतन शर्मिंदा होकर वहां से चले गए। उनके जाते ही ममता ने रिद्धिमा का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले जाने लगी। रुकिए आंटी, जाने से पहले ये नहीं जानना चाहेंगी कि मुझे आपकी बेटी के इस खेल के बारे में कैसे पता चला? तभी करण बोला। ममता के कदम रुक गए। करण गुस्से में उनके पास आया और रिद्धिमा की ओर देखकर बोला, मुझे बर्बाद करने का प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था तुमने, पर तुम और ऋषभ दोनों ही ये भूल गए कि मैं करण खुराना हूँ, और करण खुराना से अगर कोई गलती अनजाने में भी हो जाए तो वो उसे दोबारा कभी नहीं दोहराता। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी रिद्धिमा, ये सोचकर कि एक बार धोखा खाने के बाद अगर मेरे साथ फिर से वही सब होगा तो मुझे समझ नहीं आएगा, कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये तो मैं उसी दिन समझ गया था जब तुम और ऋषभ अचानक से शादी के मंडप से गायब हुए थे। फिर ऋषभ की याददाश्त जाना मुझे कुछ हजम नहीं हुआ, और मैंने कल अशोक को उदयपुर भेजकर पैलेस में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मंगवाई। वैसे तुम यही सोच रही होगी ना कि तुम तो कैमरों की नजरों से बचकर भागी थी, तो कैमरे की पकड़ में कैसे आ गई? रिद्धिमा सोच में पड़ गई। तो करण फिर से मधु के पास आया और उसकी ओर देखकर बोला, शादी की ठीक एक रात पहले जब बिजली गई थी तब किसी ने मौके का फायदा उठाकर मधु के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। बस इसलिए बिजली आते ही मैंने आदि से कहकर पैलेस के एक एक कोने में हिडन कैमरे लगवा दिए थे, ताकि अगर कोई फिर से मधु के करीब जाने की कोशिश करे तो मैं उसे पकड़ सकूं। पर वो आदमी तो पकड़ नहीं आया, पर तुम ऋषभ के साथ उस कैमरे में कैद जरूर हो गई। और फिर मुझे ख्याल आया कि अगर ये सब तुमने और ऋषभ ने किया है तो ऋषभ इतनी बड़ी बेवकूफ़ी तो बिल्कुल नहीं करेगा कि तुम्हें भगाने के बाद तुम्हें अपने साथ लेकर घूमे, क्योंकि उसे पता है कि मुझे सबसे पहले उसी पर शक होगा। इसलिए या तो तुम उदयपुर में ही हो या फिर उदयपुर से बाहर चली गई हो, और अगर तुम उदयपुर से बाहर हो तो प्लेन से ही गई होगी, क्योंकि बस और ट्रेन में ट्रैवल करना तो तुम्हारी शान के खिलाफ है। जब मैंने आदि से वहां पता करने के लिए कहा तो पता चला कि तुमने तो 2 दिन पहले ही मुंबई जाने वाली फ्लाइट का टिकट बुक किया हुआ था। ये सब सुनकर रिद्धिमा को करण पर बहुत गुस्सा आया। करण उसे घूरते हुए फिर से बोला, वैसे आज सुबह जब मेरे घर वालों ने ये फैसला किया था कि जब तक ऋषभ की याददाश्त वापस नहीं आ जाती मेरी और मधु की शादी की बात किसी को नहीं बताई जाएगी, तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं उसी गुस्से में घर से निकल भी गया। और मधु के साथ हो रही नाइंसाफी की वजह से मैं इतने गुस्से में था कि आज मेरा घर लौटकर आने का कोई इरादा नहीं था। पर तभी आदि मुझ तक पहुंच गया और उसने मुझे तुम्हारे और ममता आंटी के यहाँ आने की बात बताई और तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत भी दिए। सब कुछ सामने आते ही मुझे समझते देर नहीं लगी कि तुम्हारे क्या इरादे हैं, इसलिए मुझे पूरी तैयारी के साथ यहाँ आना पड़ा ताकि मैं तुम्हारा सच सबके सामने ला सकूं। पर यहाँ आकर देखा तो तुम्हारा एक और घिनौना चेहरा मेरे सामने आया। तुमने तो अपने इस खेल में खुद को बेकसूर साबित करने के लिए मेरी पत्नी को ही फंसा दिया। क्या सोचा था तुमने कि मधु को इस घर से बाहर निकालकर दुनिया के सामने मेरी पत्नी बनने का नाटक करोगी और ऋषभ के साथ मिलकर मुझे बर्बाद करोगी? रिद्धिमा ने कोई जवाब नहीं दिया, पर शालिनी वहां आकर बोली, रहने दे करण, इससे कुछ भी पूछने का अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब ये कुछ नहीं बताएगी। पर इसके कुछ ना कहने से भी हमें इसके इरादों के बारे में पता चल ही गया। तभी बलदेव भी आगे आकर गुस्से में बोले, चली जाओ यहाँ से रिद्धिमा, आज के बाद तुमसे और तुम्हारी फैमिली से हमारे परिवार का कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने वाले को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। चली जाओ यहाँ से। अब खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही हो, निकलो यहाँ से। वही पास खड़ी राधिका भी गुस्से में बोली। रिद्धिमा ने सबके चेहरों पर अपने लिए नफरत और गुस्सा देखा और बोली, आज की बेइज्जती आप सबको बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि मैं भी अपनी बेइज्जती कभी नहीं भूलती। आज तो मैं जा रही हूँ, पर बहुत जल्द इस घर में वापस आऊंगी, आप सबसे अपनी बेइज्जती का बदला लेने, और आप लोग चाहकर भी मुझे रोक नहीं पाएंगे। उसकी धमकी सुनकर करण ने उसकी बांह पकड़ी और उसे खींचते हुए अपने घर के मेन गेट की ओर ले जाने लगा। उसने रिद्धिमा को गेट के बाहर धकेला, तुमसे जो बन सके कर लो रिद्धिमा, क्योंकि अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम मुझसे बदला लेने के लिए क्या कर सकती हो। और रही बात ऋषभ की, तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि उसकी कोई याददाश्त नहीं गई है, और मैं बहुत जल्द उसके मुंह से भी सच उगलवा कर रहूंगा, और उसके बाद उसका वो हश्र करूंगा कि वो सपने में भी मेरे साथ
कोई खेल खेलने के बारे में कभी नहीं सोचेगा। रिद्धिमा उसे गुस्से में घूरने लगी। तभी ममता ने आकर उसे पकड़ा और उसे वहां से ले गई। उनके जाते ही शोभा ने मधु की ओर देखा। उसे देखते ही उनकी आंखें भर आईं और वो तुरंत उसके पास आई। उन्होंने उसके सामने हाथ जोड़े और रोते हुए बोली, प्लीज बेटा, हमें माफ कर दीजिए। प्लीज दादी माँ, ऐसा मत करिए। मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। सच में, मधु उनके हाथ पकड़कर बोली। शोभा रोने लगी। मधु ने उनके आंसू पोंछे। माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए दादी। मुझे बिना सोचे समझे होटल नहीं जाना चाहिए था, पर मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। इस बार पक्का वाला प्रॉमिस। मधु के इतना कहते ही शोभा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने मधु को गले लगाया और बोली, मधु, हम सच में बहुत खुश है बेटा कि आप हमारी बहू है। और शालिनी ठीक ही कहती है, आप सीप का वो मोती है जिसकी सुंदरता वास्तविक होती है, एकदम सच्ची। अब हम आपसे आपका कोई हक नहीं छीनने देंगे। उन्होंने मधु के माथे को चूमा और शालिनी और अतुल से बोली, अतुल, हम अब और इंतजार नहीं करना चाहते। हम जल्द से जल्द करण और मधु की शादी की खुशी में एक ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी देना चाहते हैं। आप आज से ही तैयारियां शुरू कर दीजिए और ये पार्टी इतनी शानदार होनी चाहिए कि सारा इंदौर देखता रह जाए। लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि हम कितने खुशनसीब हैं कि मधु हमारी बहू है। मैं अभी हिमांशु को फोन करके कल ही आने के लिए कह देता हूँ। वैसे भी ऋषभ की वजह से हमने खुद उसे रिसेप्शन पार्टी कैंसिल करने के लिए कहा था। शादी में उसका अरेंजमेंट मेहमानों को बहुत पसंद आया था, उसी से पार्टी थ्रो करवाते हैं। इतना कहकर अतुल फोन पर बात करते हुए वहां से चले गए। सबके चेहरे खिल गए। शांति कुछ कहने के लिए आगे बढ़ ही रही थी, पर तभी वनराज ने उसकी बांह पकड़ी और गुस्से में उसे अपने साथ ले गए। पूजा, आप मधु की मुंह दिखाई की रस्म पूरी कीजिए, हम अभी आते हैं। शोभा इतना कहकर वनराज और शांति के पीछे चली गई। रस्म फिर से होने लगी। सब एक एक करके उसे तोहफे देने लगे। करण मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। मधु ने घूंघट में से उसे देखा और मन ही मन बोली, करण, आज आपने सारी दुनिया के सामने हमारे रिश्ते को नाम देने के लिए जो कुछ भी मीडिया के सामने कहा, उसमें कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए बेकरार हूँ मैं। आपके मुंह से ये सुनने के लिए तड़प रही हूँ मैं कि आप मुझसे प्यार करते हो। करण भी उसकी ओर देखकर मन ही मन बोला, मैं जानता हूँ मधु कि तुम यही सोच रही हो कि मैंने आज जो कुछ भी कहा है वो सिर्फ तुम्हारा साथ देने के लिए कहा, या फिर मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। पर बस कुछ देर और मधु, कुछ देर और इंतजार कर लो, क्योंकि आज तुम्हारा और मेरा इंतजार खत्म होने वाला है। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियाँ पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।